नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज बीपीएससी 67 की डेली और लगातार चलने वाली अंतिम प्रयास की सीरीज में। अंतिम प्रयास कहने का मतलब ही यही होता है कि एक आखिरी प्रयास कर लेते हैं, एक अंतिम बार जो हमारा मौका है उस मौके पे चौका मार देते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम तो हमारे हाथ में होता है। प्रीलिम्स एग्जाम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपके पूरी तरीके से नॉलेज बेस्ड तो नहीं होता है, ये थोड़ा सा आपके ट्रिक बेस्ड भी होता है और आपने कितनी मेहनत की है उस पर भी बेस करके होता है। आज हम लोग शुरू करेंगे अपने विधि एवं न्याय के सेगमेंट को, जिसे हम लोग लॉ से रिलेट करते हैं और इसमें 5 पॉइंट है और 5 मेजर सेगमेंट्स को हम लोग यहाँ कवर करेंगे अपने 5 मेजर पॉइंट से। और ये 5 पॉइंट सिर्फ आपके बीपीएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, अभी आपकी एपीओ का एग्जाम भी आने वाला है, उसमें भी ये सारे पॉइंट्स अगर आपके बारे में, अगर आप इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं तो करंट से रिलेट करके आप लोग जानते रहिए, क्योंकि लॉ सेक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये विषय हो जाता है। इसके साथ ही आप यूपीएससी में भी देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको सामने दिखाई देंगे। आइए देखते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पारित करने में कामयाब रहे हैं? 4 ऑप्शन है आपका, 5, 7, 9 या 10। और आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका हो जाएगा 9। देखिए 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राज्य जो है धर्म परिवर्तन के मामले में धर्मांतरण के कानून पर कुछ कानून बनाने का प्रावधान किया है। डायरेक्टली बात करें तो इंडिया में किसी भी तरह का धर्मांतरण कानून बिल्कुल नहीं है, ये आप पहली लाइन में हम लोग देख सकते हैं। देखिए पेज नंबर हमारा कौन सा है, 32। और यहीं पे बताया गया है कि केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसा कोई कानून नहीं है जिसने धर्मांतरण को रेगुलेट किया जा सके, धर्मांतरण को या तो किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके, या तो उस पर किसी तरीके से रोक लगाया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बिल्कुल नहीं रोकता है। स्टेटमेंट में अगर आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, बीपीएससी में भी स्टेटमेंट पूछे तो भी आप इसको समझ के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन धर्मांतरण कानून बनाने वाले 9 राज्य भी प्रेजेंट टाइम में हैं, जैसे कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन्होंने क्या किया है, देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं क्योंकि आप लोग अभी बीपीएससी की तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन यूपी में रिसेंटली हुआ है ऐसा तो बताएंगे, यूपी बहुत ज्यादा टॉप पे रहता है। तो खैर 2020 नवंबर के टाइम में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़ा एक कानून पारित हुआ और इस कानून को धर्मांतरण पर नियंत्रण लगाने और कुछ तरह के धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए लगाया जाता है। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, क्या बिहार में धर्मांतरण कानून का कोई प्रावधान लागू होता है? तो राज्य स्तर पर भी ऐसा कोई कानून नहीं है, तो इसको आप रिलेट करके तुरंत नहीं बोल देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश या फिर इन सारे राज्यों में से कोई ऑप्शन दे तो आप आंसर कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन विरोधी कानून किन राज्यों में लागू है? तो 9 राज्यों में लागू है। उस सभी राज्यों के नाम हम लोगों ने लाइन से देख लिए हैं। इसके आगे देखिए क्या है, झारखंड ने भी एक धर्म परिवर्तन विरोधी बिल का प्रस्ताव दिया है जिसका उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करना है। तो झारखंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा 15 नवंबर सन 2000 में ये अलग हुआ था हमारे बिहार से। तो बिहार से रिलेटेड जितना कुछ है वो सारी चीजें ऐसे पूछी जा सकते हैं, तो ये रिलेट करके आपसे पूछ सकता है। आगे आता है धर्म परिवर्तन पर कानून है क्या? तो कानून है जो कि हम लोग धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं। भारत कभी भी धर्म के सापेक्ष नहीं होता है। धर्म का मतलब कर्तव्य से लिया जाता है और कभी भी धर्म धार्मिक मामले में किसी भी तरीके से न हस्तक्षेप करता है, न धर्म के मामले में कोई भी चीजें बोलता है। ये हमारे संविधान में लिखा जा चुका है और कानून कहता है कि हर किसी को अपनी पसंद के धर्म का चयन करना या अपनी पसंद के धर्म को देखिए अपना भी जा सकता है, अपनाया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। इस पर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। कानून कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएगा। अपने धर्म को अगर कोई परिवर्तित करता है, जिसके पीछे कई सारे रीजंस यहाँ पॉइंट किए हुए हैं, जैसे कोई अपनी मर्जी से धर्म का परिवर्तन कर सकता है, निजी अधिकार है उसका। लेकिन कानून ये भी कहता है किसी को डरा धमका करके या लालच दे करके अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये कानून के नजर में दोष है, ये एक तरीके से क्राइम के श्रेणी में आ जाता है। बहुत सारे लोग शादी के लिए धर्म बदल लेते हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा के कारण बदल लेते हैं धर्म, कुछ लोग अपनी वैचारिकता की वजह से, उनका दूसरा आइडियोलॉजी होती है उस वजह से बदल लेते हैं। कानून कहता है कि धर्म का लालच दे करके धर्म को नहीं बदलवाया जा सकता, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर ऐसा किए जाने का आरोप टाइम टू टाइम लगता रह रहा है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण देने को का जो प्रावधान अभी लागू किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की एपेक्स कोर्ट है, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने खारिज कर दिया है। कौन सा? ऑप्शन आपके 4 हैं, पहले देख लीजिए। तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर की बात कर लें तो हरियाणा में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% का आरक्षण देने का प्रावधान अभी
हाल ही में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया। वजह है कि इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2021 को जो हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके एक 15 जनवरी 2022 से 30,000 से कम वेतन वाली जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं वहां पे सिर्फ हरियाणा के लोगों को ही ज्वाइन कराया जाए, हरियाणा के लोगों को ही भरा जाए। और इसके पीछे का इन्होंने सरकार 2024 तक का जो लक्ष्य रखा था कि बेरोजगार मुक्त हरियाणा होगा, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोशिश की थी और इसको 10 वर्ष के लिए प्रभावी करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर ऐसा कानून लागू हो जाता तो कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हो, छोटी कंपनियां हो, योग्यता के अनुसार ये किसी भी अपने मनपसंद कर्मचारी का चयन नहीं कर पाती, या मजबूरी में अगर चयन जब भी होता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। और इसी चीज का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि ऐसा कोई भी कानून हरियाणा में लागू नहीं हो सकता। तो इसको आप बता सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार महिलाओं की विवाह के लिए कितनी आयु को, मतलब अभी आयु कितनी वर्ष करने का प्रावधान कर दिया गया। पहले तो 18 वर्ष हुआ करता था महिलाओं की शादी की उम्र, और पुरुषों की शादी की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन अभी हाल ही में एक संशोधन के द्वारा इसको चेंज करके महिलाओं की आयु भी 21 वर्ष कर दी गई, जो कि जेंडर इक्वलिटी को दर्शाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2021 को पारित किया गया। देखिए विधेयक था, इसको प्रस्तुत किया गया, अब यह अधिनियम भी बन चुका है आगे जाकर के। न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव है एक तरह का, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसको 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दिया जाए, ताकि किसी भी तरह की जो शारीरिक दुविधाएं होती हैं या फिर बच्चों की बाल मृत्यु दर और महिला मृत्यु दर को कम करने के लिए इस स्टेप को उठाया गया है, जिसमें कुछ सारे और अधिनियमों को भी संशोधित कर दिया गया है। यानी ये सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में ही, यानी हिंदू विवाह अधिनियम है, उसको ही नहीं चेंज किया गया। देखिए भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 इसको चेंज किया गया है। पारसी विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 इसको भी चेंज किया गया। मुस्लिम स्वीय अधिकार विधि यानी कि शरीयत का जो अधिनियम है 1937 इसको भी चेंज किया गया। और इसी के साथ हमारा विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969, इन सबको संशोधन करके बताया गया कि भारत में जो कोई भी अगर महिला है, भारतीय महिला है, तो इनको चेंज कर क्या है, इनकी जो विवाह की न्यूनतम आयु होगी वो 21 वर्ष ही होगी। हालांकि ट्राइबल्स पे ये अभी भी लागू नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखते रहेंगे। याचिका दायर करने की समयावधि में वृद्धि की गई। आयु से कम विवाह होने की स्थिति में विवाह को समाप्त करने के लिए याचिका दायर करने की जो समय सीमा थी, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की बचपन में शादी हो जा रही है, ठीक है, किसी व्यक्ति की 18 वर्ष से कम आयु में शादी हो जा रही है, तो बालिग होने के 2 साल के बाद तक वो क्लेम कर सकते थे। किस चीज का क्लेम कर सकते थे कि वो चाहें तो शादी को यानी विवाह को क्या करा सकते थे, खारिज करा सकते थे। इस टाइम पीरियड को भी बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। यानी अगर 18 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है, 18 वर्ष के होने के 5 साल बाद तक वो विवाह को खारिज कराने का पावर रखता है। विवाह को खारिज कराया जा सकता है अगर किसी तरह का बाल विवाह हुआ है, तो यदि महिला हो या पुरुष हो, इस बेस पर वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यानी 23 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व जो है, अगर 18 वर्ष का हो, 23 वर्ष की पूर्व क्या है, वो एक जो है इसमें क्लेम डाल सकता है। अधिनियम की प्रधानता में बात की जाए, विधेयक के अनुसार अगर किसी कानून या प्रथा जो कि रूढ़ी बोली जाती है, रूढ़ी की बात की जाए, जो विवाह से संबंधित पक्षों को नियंत्रित करती है, इसका अधिनियम से अंतर विरोध होता है, तो इस स्थिति में अधिनियम ही लागू होगा, वो पौराणिक रूढ़ी नहीं लागू होगी। इसके बारे में भी यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। न्यूनतम आयु से वृद्धि के लाभ यहाँ कुछ बताए गए हैं, जैसे कि महिलाओं और अधिक सशक्तिकरण, लिंग के आधार पर भेदभाव में कमी आएगी, महिलाओं और बच्चों के शारीरिक पोषण और मानसिक स्वास्थ्य के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, इनकी न्यूनतम आयु बढ़ा करके शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को बहुत ज्यादा कम किया जाएगा। इसकी आलोचना भी बहुत ज्यादा की जा रही है, क्योंकि मातृ मृत्यु दर का कारण एनीमिया है और शिशु मृत्यु का दर का जो मुख्य कारण है ये कुपोषण है। इसका विवाह की आयु से सीधा संबंध नहीं है, और बहुत सारे जितने भी पॉइंट्स आते हैं इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए भी लिख दिया गया है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें आपको हमारी मैगजीन में बड़ी इजीली मिल जाएंगी, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार मतदाता सूची में नामांकन के लिए एक कैलेंडर वर्ष में कितनी पात्रता तिथियों का प्रावधान किया गया है। देखिए पहले 1 जनवरी को ही आपको अगर नया मतदान, देखिए मतदाता प्रमाण पत्र अगर बनाना है आपको,
वोटर आईडी इसको बोलते हैं, मतदाता पत्र की बात करते हैं। अगर आपको अपनी वोटर आईडी बनवानी है तो आप कब अप्लाई कर सकते हैं? तो आप अप्लाई कर सकते थे 1 जनवरी को, यानी कि वर्ष में एक बार। लेकिन अब प्रत्येक तिमाही पर, यानी कि वर्ष में 4 बार, वर्ष में 4 बार आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी भी एक वोटर आईडी बना दीजिए। इसके लिए अभी हाल ही में एक संशोधन समिति, सर्वोच्च देखिए क्या है, अभी संशोधन समिति चुनाव कानून के द्वारा बनाई गई है, जो कि एक विधेयक है 2021 का। इसमें मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का मतलब एक तरीके से आधार से भी लिंक किया जाएगा, जो आधार कार्ड है उससे लिंक कर दिया जाएगा। और इसी के साथ कुछ और नई चीजें की गई हैं, जैसे कि चुनाव सुधार को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करता है। इसमें चुनावी सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों में सीमांकन, मतदाताओं की जो अर्हता है, यानी जो उनकी एलिजिबिलिटी है, उनकी मतदाता सूची से उनको कैसे तैयार किया जाए मतदाता सूची को, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है। आधार से मतदाता सूची जो है उसको लिंक किया जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि, यहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया आपका, कब कब? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। कब कब? 1 जनवरी, फिर उसके बाद 1 अप्रैल या फिर 1 जुलाई या 1 अक्टूबर। कभी भी किसी भी डेट के बीच में अगर आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, तो आप अपना मतदाता कार्ड यानी कि वोटर आईडी बड़ी आसानी से बनवा सकते हैं। चुनावी उद्देश्यों के लिए परिसर की भी मांग की गई कि चुनावी उद्देश्य के लिए जो भी परिसर हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे टूटे फूटे एरियाज दे दिए जाते हैं चुनाव कराने के लिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जो हमारे आर्मी के जवान, कभी कभी CAPF, CRPF, इन सारे लोगों को लगाया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और जितने हमारे चुनाव में अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए वैध जो मतलब बेहतरीन परिसर जो है, इन सब चीज़ के लिए भी मांग की गई। और सैन्य कर्मियों के लिए जेंडर न्यूट्रल का प्रावधान किया गया, जैसे कि सूची में अन्य के साथ साथ सर्विस क्वालिफिकेशन वाले लोग, यानी कि सशस्त्र बलों के सशस्त्र या भारत के बाहर तैनात कर्मचारी, इन सभी लोगों के लिए और उनकी पत्नियों को पंजीकृत करने की अनुमति दी गई है। यह बिल दोनों अधिनियमों में पत्नी की जगह स्पाउस यानी कि जीवन साथी को रिप्लेस करता है, यानी जीवन साथी। देखिए मतलब क्या है इसका, पहले सैन्य कर्मियों की पत्नियों को जो छूट दी जाती थी, किस चीज के लिए? मतदान करने के लिए, तो सिर्फ पत्नी वर्ड यूज किया गया था। पत्नी वर्ड का मतलब क्या है? यानी उनके पति अगर काम करेंगे तो ही उनके पत्नी को छूट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए पत्नी सरकारी सुविधा में हो, पत्नी सरकारी सशस्त्र सेना में हो और पति ना हो, तो ऐसे टाइम के लिए स्पाउस वर्ड यूज किया गया है कि भले ही वो जीवन साथी होना चाहिए, वो पत्नी है ये जरूरी नहीं है, वो पति भी हो सकता है। इस चीज को यहाँ पे क्या किया गया है? एग्जैक्टली क्लियरिफाई किया गया है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, लॉ में टर्म्स से ही एक एक वर्ड में ही ऐसे ही खेल किया जाता है, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री की पंजाब रैली के दौरान सुरक्षा चूक के मामले में जांच करने हेतु किस कमेटी का गठन किया गया? देखिए 4 कमेटीज का नाम है, और यहीं पे हम लोग अपनी जितनी सारी अगले पॉइंट्स हैं उसको डील करेंगे। इंदु मल्होत्रा कमेटी, भूपेंद्र सिंह मान कमेटी, RV रविंद्रन कमेटी, राकेश कुमार जैन कमेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हम सारी कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे, इनको क्या क्या वर्क दिया गया वो भी पढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक में जो गलती हुई थी, हालांकि इनकी कार एक ब्रिज पे जाकर के रुक गई थी और पता चला आधे किलोमीटर आगे जाकर के वहां पे किसी तरह का दंगा बवाल और सड़क को रोकने का प्रावधान किया गया था। कई सारे किसानों ने रोका हुआ था, जो कि बहुत बड़ी एक भूल के रूप में सामने आई थी। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको क्लियरिफाई भी किया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बट इसके लिए इंदु मल्होत्रा समिति की क्या की गई? गठन किया गया, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखिए पंजाब के फिरोजपुर रैली के दौरान ये सारी चीजें हुई थी, इन सारी घटनाओं को इस वजह से इसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल रूप भी दिया गया और इस पर बहुत सारी उठापटक भी मची हुई थी। इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में यह कमेटी अभी कोई भी रिपोर्ट या सुझाव अभी तक नहीं प्रस्तुत किए हैं, और इनके कार्य क्या क्या है? सुरक्षा चूक के कारणों का पता लगाना, कौन व्यक्ति किस हद तक जिम्मेदार है इसका पता लगाया जाए, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय क्या किया जाए, संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए अन्य उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें। देखिए पहली बात मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जो होते हैं ये कोई पर्सनल आदमी नहीं है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं। पहली बात, मैं प्रॉपर्टी वर्ड यूज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री रियलिटी यही है कि एक प्राइवेट नहीं, एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, और सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि अपने जो मुखिया जिसको चुना गया है, जिसको लोगों ने चुना है, उसके अगर सुविधा में या उसके किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक होती है तो उसको जांच पड़ताल करके पता किया जाए कि इसके पीछे मुख्य दोषी कौन है, और उसको दोषी को अगर अपराधी है तो उसको सजा भी दी जाए। इसके लिए ये सारी चीजें की गई।
इसके आगे कृषि कानून पर एक समिति बनाई गई है, आपका आंसर इंदु मल्होत्रा समिति हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और समिति बनाई गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जनवरी 2021 को कृषि कानून पर जो स्थगन का आदेश जारी करते हुए सरकार और किसानों के बीच के समझौते के लिए जो 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था, इस संगठन में महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनावत, देखिए क्या है, इस समिति में BKU के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनावत, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान जो कि दक्षिण एशिया से रिलेटेड है, इसके निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, इन लोगों को मिला करके एक समिति तैयार की है। और इसके बाद भूपेंद्र सिंह मान ने इस पैनल से इस्तीफा दे दिया था बाद में, और समिति को अपनी पहली बैठक के 2 महीने के अंदर शीर्ष अदालत को सुझाव सहित रिपोर्ट सौंपना था। और इस समिति ने 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसमें बताया गया था कि कृषि कानून को क्यों वापस लिया गया और इनके बीच में समझौता क्या हुआ था, इसकी जांचबीन और जो खोज पड़ताल की गई, ये सारी चीजें जान सकते हैं आप। इसके अलावा एक और समिति हमारी जो कि पेगासस जासूसी पर संबंधित है। पेगासस एक स्पाईवेयर है। ये क्या करता है, एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी की कंप्यूटर के डेटा को चोरी कर सकता है, और एक इजरायली सॉफ्टवेयर है। तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RV वीरेंद्रन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया गया है, जो कि 27 अक्टूबर को गठित किया गया। इसमें है क्या, इसमें विशेषज्ञ सहयोग के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, अमृता विद्यापीठम के केरल के डॉक्टर प्रोफेसर जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकरण P, और IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एसोसिएट डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते, इनको नामित किया गया है। ये समिति क्या करेगी, जितनी भी जासूसी हुई, किस तरीके की चीजों को, डेटा को चोरी किया गया या नहीं चोरी किया गया, इसको यहाँ लाया कौन, और यहाँ से इंपॉर्टेंट डेटा चोरी किए भी गए या नहीं किए गए, सरकारी दस्तावेज चुराए जाने के जो आरोप लगे हैं कितने हद तक ये सही है, इन सारी चीजों की जांच ये कमेटी करेगी। ओके, इसके बाद लखीमपुर खीरी हिंसा पर जांच की समिति एक बैठाई गई, जो कि आपको मिल जाएगा हमारे पेज नंबर 34 पे ही। लखीमपुर खीरी हिंसा क्या हुआ था, किसानों की एक रैली जा रही थी जिसमें मिनिस्टर के बेटे ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कई सारे किसानों की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हुई थी, जिसके बारे में अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा खींचतान मची हुई है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी के लिए हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। ये जस्टिस जैन, ये क्या करेंगे, आयोग इनकी बना दी गई है, जस्टिस जैन आयोग, इनकी कमेटी एक बना दी गई है। ये जांच निष्पक्षता और स्वतंत्रता से सुनिश्चित करेंगे, और ये बताएंगे इसमें किसकी गलती थी, कितनी गलती थी और कौन सी गलती थी। अभी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने एक इनकी जो बेल थी, बेल की पिटीशन थी, उसको भी खारिज कर दिया, क्योंकि इनको बेल दे दिया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दिया गया था। इसमें किस लिए बेल दिया गया था, इसमें ऐसे मतलब बेल दिया गया था कि इनको थोड़ी देर के लिए राहत देने के लिए इनको छूट दे दी गई थी। तो इस पे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दिया था, और सुप्रीम कोर्ट जो हमारा था इसको तुरंत रोक लगा दिया था। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी हिंसा मामले में जितनी भी सारी चीजें थी, सब कुछ आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये आपने कवर कर लिया हमारा कौन सा, जो विधि एवं न्याय वाला सेगमेंट है। और इसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे, इसके बाद हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट सेगमेंट, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सहयोग करने के लिए। इसके बाद योजना, जो हमारी मतलब योजना यानी स्कीम है, सरकारी स्कीम, उसको हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए परीक्षा मंथन के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।